जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 52 है। 25 मई से मैराथन क्लास चलने वाली है। 25 मई से मैराथन क्लास चलने वाली है। आप सभी तैयार रहिए। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट्स बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि जो होंगी वह होंगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कक्षा में विद्यार्थियों को वनों के प्रकार विषय को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे विद्यार्थी वनों का सजीव अध्ययन कर पाएंगे तथा वनों से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसी आपदा है? तो वह है प्राकृतिक आपदा है, इसको टाला नहीं जा सकता, पर इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का जिक्र करके जोखिम को कम किया जा सकता है। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर ज़्यादा बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। तवा बांध जो है यह बनाया गया है तवा नदी पर। तवा नदी पर तवा बांध का निर्माण किया गया है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है।
क्वेश्चन जो कह रहा है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो वह मछली पकड़ने का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। तवा बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर बांध बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है तवा बांध परियोजना। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपनी मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर संगठित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विविधता का उचित प्रतीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विविधता का उचित प्रतीक जो है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, गलत बात है। यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह भी गलत है। यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह भी ऑप्शन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। विविधता की सबसे बड़ी विशेषता है लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करना। विविधतापूर्ण समाज का भौगोलिक परिवेश में विभिन्न विशिष्टताओं वाले लोग वास करते हैं। वह लोगों के बीच भेदभाव नहीं बढ़ाता है और ना ही लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है कौन सा कथन गलत है। भारत में सरकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1990 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वह कथन गलत जो है, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, तो यह बात गलत है। यह कथन जो है गलत है, उसी कारण यह सही ऑप्शन है। भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निरपेक्ष है, सरकार में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी भी है। वर्ष 1950 में पहला आम चुनाव हुआ, यह भी सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्वीकारता है। स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार का अधिकार पूर्व से किसी को भी मताधिकार का अधिकार नहीं था, यानी स्वतंत्रता से पहले मताधिकार का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है।
इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इन सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। पंचायत के भंग होने पर 6 महीने के बाद, यानी पंचायत के भंग होने पर 6 महीने के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 7वां कह रहा है पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेशन हाउस अफसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेशन हाउस अफसर, यानी SHO। SHO जो हैं वही होते हैं पुलिस थाने के प्रभारी। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम स्टेशन हाउस अफसर। इसका रैंक इंस्पेक्टर का होता है। इसका जो रैंक है वह इंस्पेक्टर का होता है। SHO को किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के द्वारा क्या मुहैया करवाया गया? तो कौन सा ऑप्शन राइट है इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। यह अधिनियम जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। भारत की संसद द्वारा इसका निर्माण सामाजिक समरसता और समानता के अधिकार पर किया गया है। इस अधिनियम में 2005 में संशोधन लाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन लाया गया। इस संशोधन के माध्यम से महिला को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी के अधिकार सुनिश्चित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, अटॉर्नी जनरल को, भारत के राष्ट्रपति को, संसद को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नौवां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका को। न्यायपालिका को ही भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और न्यायालय एकीकृत है। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है इकहरी और न्यायालय एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है
उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अधिनियम 1989 आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिवासी एवं दलित। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का संबंध अनुसूचित जाति, दलित एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने से है। इसका उद्देश्य SC/ST वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव और अत्याचार को रोकना है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश 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 कहा जा सकता है? रिपब्लिकन, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघवाद। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती हैं। संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोडोस से है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन जो है फोइडस से है, जिसका अर्थ है होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। नीचे ऑप्शन है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए, केवल बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन 12 कह रहा है नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। कौन सी नीति है जो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। क्या सही है? न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति यानी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना तथा न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक न्याय एक विचार के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इसके द्वारा समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को समाज की, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विषम का भाव पैदा करता है, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या केंद्रित करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्व और विस्मय का भाव पैदा करता है, यही शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्व और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्व और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि वर्तमान में उनकी कितनी प्रासंगिकता है। ऐसा करने से अवधारणा के स्तर पर अधिगमकर्ताओं की बौद्धिक में विकास होगा। ऐसा करने से अवधारणा के स्तर पर अधिगमकर्ताओं की बौद्धिक में विकास होगा तथा इतिहास को भली भांति समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनी खोज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। ए सी और डी सही है, बी सी और ए सही है, ए बी और सी सही है, ए बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, सनसनी खोज यहाँ पर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, सही कथन है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह भी कथन सही होगा। और सनसनी खोज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, यह कथन गलत होगा। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, यह भी कथन सही है। ए बी और डी कथन जो है वह सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होना चाहिए। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से परिचित होना, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना,
विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सनसनी खबर मुहैया ना कराना। सनसनी खोज खबर मुहैया ना कराना। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।